नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। पीटी 365 की इकोनॉमी की सीरीज में आज हम लोग बात करते हैं ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स रेट से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा आर्टिकल है। सबसे पहले बात करते हैं इसके कंटेक्स्ट की, न्यूज़ में क्यों रहा ये। हाल ही में देखिए दोस्तों, है क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आप सुनते होंगे, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। इसने क्या करा है कि अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ चली थी कि एक ना ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट होना चाहिए, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। ठीक है, कि जो कंपनीज हैं, सबसे पहले वर्ड्स को तोड़ तोड़ के देखते हैं। कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज, ये टैक्स देने से बचे ना, इसलिए एक मिनिमम टैक्स रेट इनके लिए डिसाइड करा गया है। लेकिन ये किसी कंट्री या रीजन स्पेसिफिक नहीं है। पूरी दुनिया में जितनी भी कॉरपोरेट कंपनीज हैं उनको मिनिमम एक फिक्स रेट का टैक्स रेट देना ही होगा। इस चीज़ के ऊपर OECD ने एक इनिशिएटिव जारी करा था, G20 कंट्रीज ने एक इनिशिएटिव जारी करा था, और वर्ल्ड की मेजर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज साथ में आए थे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर, ये डिसाइड करने के लिए कि जो MNCs होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं, जो वो अपना टैक्स से पैसा बचा लेते हैं और अल्टीमेटली हमारे रेवेन्यू कलेक्शन में प्रॉब्लम आती है, तो एक क्यों ना क्राइटेरिया डिसाइड करा जाए कि ये टैक्स देने से बचे ना बचे, इनके लिए एक फिक्स रेट कर दो कि भाई साहब, आपका प्रॉफिट कितना भी हो, अगर आप हमारी कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो ना, तो इतना आपको देना पड़ेगा। अब उससे एक दिक्कत ये भी थी कि अलग अलग कंट्रीज फिर अलग अलग रेट डिसाइड करती। तो इस कॉमन प्लेटफॉर्म में OECD ने ये बोला था, G20 कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज जो थी और जो डेवलप्ड इकोनॉमीज थी वो साथ में, उन्होंने बोला कि एक फिक्स रेट डिसाइड कर देते हैं। ये फिक्स रेट रखा कितना गया, ये इंपॉर्टेंट है, 15%। अब देखिए, अब आपको आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हाल ही में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट ने जो है, जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है ना, 15% का ग्लोबल मिनिमम टैक्स है, जो कि अलग अलग कंट्रीज अपने डोमेस्टिक लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के लिए इन्होंने दो पिलर मॉडल्स जो दो पिलर मॉडल्स के रूल्स हाल ही में रिलीज करे। ये रूल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये जानना है कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट का स्ट्रक्चर है क्या, ये आया कैसे, इसका बैकग्राउंड क्या है, और भी इससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए और बातें करते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के रेट के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एक पार्ट है, ये जो मतलब कंसेप्ट है ना ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, ये एक पार्ट है एक फ्रेमवर्क का, जिसका नाम अक्सर आप न्यूज़ में सुनते होंगे या स्टैटिक सर्टिफिकेट के अंदर कवर करते होंगे, BEPS। ये BEPS क्या होता है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। और ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट अंडर BEPS होना चाहिए, इसको एग्री करा था, जैसा कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया, G20 कंट्रीज के द्वारा, जो कि वर्ल्ड की मेजर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, और OECD ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स को हम जान गए कि 15% मिनिमम इतना देना ही पड़ेगा, MNCs को लगेगा। लेकिन ये कंसेप्ट आया क्यों, राइटर बोल रहा है ये कंसेप्ट आया बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग की मदद से। तो हमें सबसे पहले ये तो जानना पड़ेगा ना कि बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग है क्या। तो देखिए, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के मतलब, जिस कंट्री में आप बेस बनाकर, MNCs की बात हो रही है यहाँ पर, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की बात हो रही है, जिस कंट्री में आप बेस बनाकर ऑपरेट कर रहे थे, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ये बाहर की कंपनी है, बर्गर किंग। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, बर्गर किंग इंडिया में ऑपरेट कर रही है, बेस इसका इंडिया है, तो इसका मतलब जो प्रॉपर तरीके से इसको टैक्स रेवेन्यू देना चाहिए वो देना चाहिए इंडिया को। लेकिन नाम पढ़िए, बेस इरोजन, इंडिया में टैक्स, ये रेवेन्यू जो आना चाहिए उसका इरोजन हो जाता है, और बर्गर किंग का जो प्रॉफिट है इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स, जो कि उसका प्रॉफिट शेयर इंडियन गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए, वो प्रॉफिट बर्गर किंग कंपनी जो है वो शिफ्ट कर दे रही है कहीं और। अब इसको समझो, आराम से आपको समझ में आएगा। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग ना, एक टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, बड़ी चालाकी से MNCs ये कोशिश करती हैं कि वो जो टैक्स रूल है जिस भी कंट्री में वो ऑपरेट कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर या हमारी कंट्री के अंदर, कहीं पर भी XYZ, वो बड़ी चालाकी से अपने जो बैलेंस शीट होती है जिसमें वो प्रॉफिट लॉस वगैरह सब कुछ दिखाते हैं, तो उसमें वो ना अपने बैलेंस शीट के अंदर गैप्स और मिसमैचेस को एक्सप्लॉइट करते हैं।
मिसमैचेस और गैप्स का यहाँ पर ये मतलब होता है दोस्तों कि कंपनी को साल के एंड में सरकार को एक पेपर देना होता है, एमएनसीज वगैरह को, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को, कॉरपोरेट्स को पेपर देना पड़ता है कि उनका यहाँ पर इतना हुआ प्रॉफिट और यहाँ पर हुआ इतना लॉस, इतना इतना उनका खर्चा आया। तो ऑब्वियसली बात है सारे लॉस को, सारे मतलब एक तरीके से डेट को, कर्जे वगैरह को, लोन वगैरह को, या फिर जहाँ से भी उन्होंने बाइंग करी है अपने पार्ट्स वगैरह की, जो भी सामान उनका यूज हुआ है, इन सब के बाद जो उनका नेट प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट में से तो सरकार टैक्स लगाएगी ना। अब होता क्या है, ठीक है, आप ये अंग्रेजी छोड़िए, आप यहाँ पर समझिए, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। होता क्या है कि ये ऑपरेट कर रहे हैं मान लीजिए कंट्री इंडिया के अंदर, ठीक है। और ये ना फिर क्या करेंगे कि एक ना, आप ऐसा मान लीजिए कि एक ना कंपनी खोल देंगे, शेल कंपनी खोल देंगे, जो कि एक्चुअल में कंपनी है ही नहीं। और वो आइलैंड, वो ऑपरेट करेगी किसी आइलैंड से या किसी ऐसी कंट्री से जहां पर टैक्स होता ही नहीं है, और होता भी है तो ना के बराबर होता है। ये दिखाते ऐसे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ये एमएनसी करेगी क्या कि यहां पर देखिए, यहां बना देता हूं, ये है इंडिया, और यहाँ पर कोई भी वो एक आइलैंड कंट्री या कोई भी ऐसी कंट्री है जहां पर टैक्स जो है ना वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, 0% है, या फिर है भी तो वो बहुत कम है, मतलब 1% 2% समथिंग। अब जो इन्होंने जो कंपनी खोली इस आइलैंड कंट्री में या फिर किसी भी और उसमें, वो इनकी एक सब कंपनी थी, मतलब आप ऐसे मान लीजिए बेबी कंपनी थी। ये दिखाते अपनी बैलेंस शीट के अंदर ये है कि इन्होंने जो बाइंग करी है पार्ट्स वगैरह की या अपने सामान वगैरह की, वो इस कंपनी से करी है, तो इनका पैसा यहाँ पर गया है। तो हुआ क्या, इन्होंने अपना रेवेन्यू दिखा दी कि कुछ रेवेन्यू यहाँ पर गया कि उन्होंने बाइंग करनी पड़ी है, ये मतलब कितनी चीज़ें खरीदनी पड़ी हैं, सामान मंगवाना पड़ा है। जबकि वो पैसा चालाकी से इन्हीं की कंपनी तो है, इन्हीं के पास गया, तो अपनी कंपनी से आप कैसे बाय कर सकते हो। आप ये कह रहे हो कि मुझे ना रेंट देना पड़ा, रह रहे हो आप अपने खुद के घर में, तो पैसा तो फिर आपका वो पूरा पूरा बचा ना एक तरीके से। आप तो बेवकूफ बना रहे हो ना सामने वाले को कि मैं तो रेंट दे रहा हूँ। आपने बोला मैं 15,000 रेंट दे रहा हूँ, वो 15,000, और बाद में पता चला मुझे यार वो आपका ही घर था। ये कौन सी बात हुई। तो यहाँ पर क्या है कि अब क्या कहते हैं, प्रॉफिट आपने इतना निकाल निकाल के कि हमने इतना, मतलब पूरे रेवेन्यू का 90% का तो हमें सामान खरीदना पड़ा नेक्स्ट ईयर के लिए, सामान महंगा हो गया, वो हमें महंगा सामान दे रहे हैं, हम क्या करें। तो सरकार को तो एक एक पार्ट्स को तो कितना महंगा क्या खरीदा, इन सबसे तो मतलब है नहीं ना, इतना टाइम है। तो वो सिर्फ नेट प्रॉफिट देखते हैं, और ये दिखाते ऐसे हैं कि नेट प्रॉफिट इनको बहुत ही कम हुआ है, और फिर जो एंटायर नेट प्रॉफिट होता है सरकार उस पर फिर इनसे टैक्स ले लेती है। इसी कंसेप्ट को कहते हैं दोस्तों बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि एमएनसीज के द्वारा यूज करी जाती हैं, ताकि टैक्स रूल्स के अंदर ये लोग एक्सप्लॉयटेशन कर सकें, ताकि ये देखो आर्टिफिशियली तरीके से ये अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर सके। कहाँ पर, एक ऐसी लोकेशन पर वर्ल्ड के ऐसे कोनों में जहां पर लो या फिर ऑलमोस्ट नो टैक्स लोकेशन जो कंट्रीज हैं, जहां पर टैक्स या तो बहुत ही कम होता है या फिर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती ही नहीं है। कोई ऐसी आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक है, कोई ऐसा कुछ भी है, मतलब मान लीजिए वेटिकन सिटी, मॉरिशस से कहीं पर भी, जहां पर मतलब वो सरकारें, वो कंट्री वो टैक्स नहीं लेती। इसकी वजह से होता क्या है कि इट रिजल्ट्स इन लिटिल और ओवरऑल नो कॉर्पोरेट टैक्स बीइंग पेड। तो फिर यार ये प्रॉफिट इतना दिखाते कि 98% रेवेन्यू का तो हमने सामान ही मंगवा लिया, हमने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, जबकि जिस कंपनी को क्लेम कर रहे हैं कि वहां से हमने सामान लिया, वो इन्हीं की कंपनी है। जैसे मतलब मान लीजिए इन्होंने, इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो एबीसी है और उसका नाम एक्स वाई जेड है, लेकिन दोनों की मिली भगत है कि ये सामान सिर्फ इसी से खरीदते हैं, या फिर ये ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, और कोई भी एक्टिविटीज मतलब कह रहे हैं कि हमें खर्चा यहाँ पर मेंटेनेंस वगैरह ये लोग हमारा करते हैं। हमारा ऐसा मान लीजिए कि ये लोग ये भी कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर वगैरह जो हमारा बाइंग एंड सेलिंग होती है ऑनलाइन, ये उसको मेंटेन करने के लिए हमसे 60% हमारा रेवेन्यू वसूलते हैं। तो जा तो वो आपकी पेरेंट कंपनी में रहा है ना पैसा घुमा फिरा कर, ये है तो आपकी ही ब्रांच ना, इससे ये कंपनीज बच जाती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब, ठीक है। तो अब ओईसीडी G20 कंट्रीज को ये रियलाइज हुआ कि यार ऐसे तो हमारे पास कभी यार कुछ प्रॉपर तरीके से टैक्स यार आ नहीं पाएगा, और ये जो कंपनीज हैं इस तरीके से बेवकूफ़ हमें बना बनाकर बहुत कम टैक्स देने लगेंगी, क्योंकि ये चीज़ें जो थी बड़ी सारी सरकारों की पकड़ में तो आ गई थी कुछ टाइम पहले। लेकिन फिर उनको इतना डर ये लगता था, वो आवाज़ इसलिए नहीं उठाते थे कि देखो थोड़ा बहुत अच्छा खासा टैक्स रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है, पता चला वो ये कंट्री नहीं तो कोई और कंट्री ढूंढ लेंगे,
ठीक है, फिर वो कंट्री अगर टैक्स ज्यादा लगाना शुरू करेगी, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के ऊपर बंदिशें लगाना शुरू करेगी, तो फिर ये तीसरी कंट्री मूव कर जाएंगे। तो एमएनसीज को ना बड़ा मतलब एक तरीके से मतलब हवा में उड़ते थे कि ईगो था कि उन कोई बात नहीं, तुम हमें परमिशन नहीं दोगे, हम कहीं और चले जाएंगे, हम कहीं और तरीके से ऐसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे। सारी कंट्रीज ने वर्ल्ड के कॉमन प्लेटफॉर्म में ये सोचा, ओईसीडी, ठीक है, G20 कंट्रीज, क्योंकि मेजर तो इन्हीं को सफर होता है कि डेवलप्ड और मेजरली डेवलप्ड को सफर होता है, डेवलप कंट्रीज को, फिर डेवलपिंग कंट्रीज को। इन्होंने ही सोचा यार सारी कंट्रीज के साथ ना कांटेक्ट करो, लगाओ सबको फोन, बुलाओ उनको कॉमन प्लेटफॉर्म पे और उनसे बोलो यार देखो हमें लॉस हो रहा है, कल को तुम्हें भी होगा, वो करके इनकी इनकी गर्दन पकड़ना बहुत जरूरी है, वरना ये तो खुले सांड हो जाएंगे, खुले शेर हो जाएंगे, किसी के भी घर में घुस के आतंक मचा देंगे, और रेवेन्यू हमारे जितना बनता है हमें तो बेवकूफ बनाते जा रहे हैं। तो सबने बोला ठीक है। अब एमएनसी को ये बात का या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, एप्पल जैसी कंपनियों को, ठीक है, इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला वगैरह को, कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है, लेकिन हुआ। और क्या हुआ देखते हैं। उसी का नाम हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ये जो एक्टिविटी हुई ना, इसी को हम लोग कह रहे हैं ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। तो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रिक्वायर करता है कंट्रीज को कि वो एक मिनिमम टैक्स लगाएंगी लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर, ताकि जो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग जैसे कोई एफर्ट्स हैं इनको काउंटर करा जा सके, और जो ये टैक्स देने से बच जाते हैं वो जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे होते हैं ऐसा ना हो इनके साथ, ठीक है। ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है ये अप्लाई होगा एमएनसीज के ऊपर। आप याद रखना एक चीज और, कि यार देखो यूपीएससी ना थोड़ी सी आपकी साइकोलॉजी और आपकी कॉन्फिडेंस के साथ खेलता है। ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स इंडिविजुअल के लिए नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर मिनिमम टैक्स होना चाहिए, नहीं। ये आइडिया ना यहाँ पर नाम देख लेना एक बार, यार वर्ड्स को तोड़ दिया करो ना तो फिल्म्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट लोग, कॉर्पोरेट उसके एमएनसीज और उनके कंपनीज के लिए है, सिटीजन के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये एमएनसीज के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है, जिनकी रेवेन्यू ऐसा बोल रखा है ओईसीडी ने 750 मिलियन यूरो से ज्यादा है। ये जो सिंबल होता है ना, ये जो उन्होंने बना रखा है, ये यूरो होता है, ये वाला डॉलर होता है, ठीक है। तो 750 मिलियन यूरो से ज्यादा है, और इसका एम ये है कि ये एम किसको करता है, फॉर डेवलपिंग का ऐसा टैक्सेशन स्ट्रक्चर मतलब बनाया जाए, डेवलप करा जाए, जो कि डिजिटल और ग्लोबलाइज वर्ल्ड के लिए एक तरीके से रेलेवेंट हो, कि ऐसा ना हो कि जैसे अब मैंने आपको बताया था ना, वो ये बोल रहे थे कि हमें डिजिटल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए 60% रेवेन्यू उनको देना पड़ता है, वो हमारा सॉफ्टवेयर देखते हैं, वो देखते हैं कि हम हैकिंग वगैरह किसी तरीके से नहीं हो जाए। तो वो तो बेवकूफ बनाने वाली स्ट्रैटेजी है एक तरीके से, है तो वो आपकी कंपनी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बड़ी बड़ी कंपनीज जो अभी तक ना बहुत प्राउड फील करते थे, अब इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, सरकारों को दिक्कत रेवेन्यू जनरेट करने से नहीं थी, या टैक्स प्रॉपर तरीके से दो और ऑपरेट करते रहो, हमें क्या दिक्कत है। तो इसकी वजह से बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं यहाँ पर देखिए, इनको बहुत ईगो था अपने ऊपर, बहुत मतलब प्राउड था। गूगल, अमेजन, एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला वगैरह, ठीक है। तो इनको फोर्स करा गया कि अब इनको इतना मिनिमम टैक्स पे करना पड़ेगा उन सरकारों को जहां पर ये अपने गुड्स को खरीदते बेचते हैं, ठीक है, जहां के गुड्स बिकते हैं, मतलब जैसे मतलब मान लीजिए अमेजन इतनी बड़ी कंपनी है, इंडिया में इतना बड़ा इसका बेस है, ठीक है। अमेजन का एक तरीके से मैं आपको बताऊं बैकबोन इंडियंस ही है, कि इतना सारा आप डिलीवरी सिस्टम देखो अभी तक। जैसे मैं आपको कोई बुक बताऊं, मैं आपको कोई चीज़ मतलब वो दूं क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये यहाँ से जाके बाय करिए, आप फटाफट अमेजन से ऑर्डर करके उस चीज़ को बाय कर सकते हैं। तो बहुत, ये तो बताने वाली चीज़ ही नहीं है, आप तो ये सब जानते ही हैं, ठीक है। तो जिन जिन गुड्स की, सर्विसेज की सेलिंग होती है उस कंट्री के अंदर जहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, देखना आगे क्या लिखा हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन दैट नेशन और नॉट। ये भी चीज बोल दी गई। अब ये सोच रहे थे ना कि वापस चले जाएंगे, वो कर जाएंगे, इनको ये बोला गया तुम्हारे ऑफिसेस हमारे हैं कि नहीं है हमें फर्क नहीं पड़ता, तुम अगर सामान हमारे बेच रहे हो तो बेटा टैक्स देना पड़ेगा 15% का। लगा दिया हर तरीके से लगाम, कि स्टेप बैक करने की सोच रहे थे, लेफ्ट मुड़ने की सोच रहे थे, राइट मुड़ने की सोच रहे थे, हर तरीके से खड़े हुए हैं। एक तरफ ओईसीडी, एक तरफ से G20 कंट्रीज, और फिर अब तो सारी कंट्रीज मतलब मिलकर आई गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग ये देखते हैं, जो दो पिलर प्लान थे ना उसको तो हम बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पर एक छोटी सी टॉपिक आप कवर कर लीजिए, कैसे ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स वर्क करता है। ये मैंने आपको बता दिया वैसे, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, चलो क्या लिखा हुआ है। सपोज एक कंपनी है जो कि हेडक्वार्टर्ड है कंट्री ए के अंदर, ठीक है, एक कंपनी है, इसको हम लोग ऐसा मान लेते हैं, रियल एग्जांपल ही ले लेते हैं ना, अमेजन, ठीक है। अमेजन एक कंट्री ए को हम लोग अमेरिका मान लेते हैं, चलो यूएस, ठीक है, यूएस के अंदर ऑपरेट कर रही है, ठीक है। और वो अपनी सपोज अ कंपनी, इसका हेडक्वार्टर है ए में, इस रिपोर्टिंग इनकम इन कंट्री बी, इसकी जो इनकम है वो बी से आ रही है, कंट्री बी का मतलब हम भी यहाँ पर ये मान लेते हैं
ब्राज़ील से आ रही है इसकी इनकम, ये रिपोर्ट कर रही है अपनी अपनी इनकम को मतलब बता रही है कंट्री बी के अंदर, ब्राज़ील के अंदर कि हमें इतनी इनकम होती है, जहाँ पर रेट है 11%। ठीक है। अब जब ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट कितने का आ गया, मैंने अभी आपको बताया 15% का, जब से ये लागू होना इफेक्ट में आना शुरू होगा, तो कंट्री ए अब क्या है कि ये 11% है ना, 11% है, तो लगाना कितना है, 15%। अभी तक वो कंट्री 11% लगा रही थी, अब देखिए उस कंट्री को कितना फायदा मिल जाएगा। पहले वो डरते थे कि 4% अगर बढ़ा देंगे ना, अगर ब्राजील को पहले डर लगता था, एग्जाम्पल के तौर पे हमने एग्जाम्पल में ब्राजील यूज करा, ब्राजील को पहले डर लगता था 4% अगर बढ़ा देंगे ना, यार ये ना सामान पैक करके किसी और कंट्री खिसक लेंगे और हमारा यार जो अच्छा खासा जो 11% का टैक्स आ रहा है यार वो भी नहीं आएगा। ये डरते थे बढ़ाने से, ऐसे एमएनसी फायदा उठाते थे। अब देखो कितना फायदा मिलेगा, 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स है, हर कंट्री को इतनी लगाना है, ब्राजील के तो मजे हो गए। 4% एक्स्ट्रा उसको वो बढ़ाएगा, टॉपअप करेगा, इस केस के अंदर टॉपअप करेगा टैक्स को, और कलेक्ट अनदर 4% ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट फ्रॉम कंपनी भी, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आता है कि जैसे मतलब मान लीजिए ये सब छोड़िए, कंपनी ए कंपनी, कंट्री ए कंट्री बी, इनको छोड़िए, कि अभी तक कोई भी जो कंट्री कोई भी जो कंट्री टैक्स लगा रही है 9%, 8%, कोई कोई छोटी कंट्री है बेचारी बहुत डरती है 4%, 3% का टैक्स लगा रखा है। अब इनको 15 तक मतलब बढ़ाकर अपना टैक्स वो लगाना पड़ेगा। अब इनके पास आ गया एडिशनल रेवेन्यू। अब आप कहोगे जिनका बहुत ज़्यादा लग रहा है 20%, 25%, तो मैं एक बात बताऊं आपको, आप थोड़ा सा अगर लॉजिकल अपना दिमाग लगाओ, 20%, 15% की तो दोस्तों कोई बात हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? एमएनसी बेवकूफ़ है ऐसी कंट्री में जाकर क्या कहते हैं अब एक्टिविटीज़ करेंगी जहाँ पर 20%, 15% टैक्स लिया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनके पास तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ना, वो तो सस्ती से सस्ती कंट्री को ढूंढेंगे कि वो जानते हैं भिखमंगी कंट्रीज है ये, आराम से कम रेट पर मतलब क्या कहते हैं टैक्स देने को वो रेडी हो जाएंगी, टैक्स वसूलने को रेडी हो जाएंगी। अब लेकिन क्या है, अब भाई साहब इनको 15% देना ही पड़ेगा, आप किसी भी कंट्री के अंदर ऑपरेट कर रहे हो, अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो। ठीक है, तो बात करते हैं ओईसीडी, ये जो दो पिलर प्लान लेकर आया वो क्या है, यहाँ पर देखिए ओईसीडी के दो पिलर प्लान क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब इसके दो पिलर प्लान क्या है, तो देखिए जो हम पढ़ चुके हैं वही है, कोई ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोल दिया था, पिलर प्लान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वो कंसेप्ट है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स और बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो देखिए ओईसीडी और जी20 के इंक्लूसिव फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग है, जिसपे वो ओईसीडी और जी20 ने काम करा और ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का एक स्ट्रक्चर लेकर आए, तो 139 कंट्रीज जिसके अंदर इंडिया भी इंक्लूडेड है, तो जो भी कोई कंपनीज है जो कि ऑपरेट कर रही हैं, तो ये देखा जाएगा कि कैसे ना कैसे कर कर वो टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज जो यूज़ करती थी उन पर एक तरीके से रोक लगाई जाए, स्पेशली जब से इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की डिजिटाइज और ग्लोबलाइज होना शुरू हुई है, इस चीज़ को देखते हुए। ठीक है, जो नया दो पिलर प्लान है ये हेल्प करेगा अलग अलग कंट्रीज को डोमेस्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए 15% का ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट के इंटरनेशनल टैक्स रूल्स में भी अब एक तरीके से वो आ जाएगा, रिफॉर्म आ जाएंगे। और ये इंश्योर होगा कि जो मल्टी नेशनल एंटरप्राइजेस हैं वो फेयर शेयर ऑफ टैक्स जो है उनको मिलने लग जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा था 9% से बढ़ाकर अब 4% एडिशनल, किसी कंट्री को अगर अभी तक वो 9% टैक्स रेट वसूल रहे थे तो 4% को मिलाकर उनको एडिशनली वो चीज़ मिलने लग जाएगी। चार क्या मतलब 5% मिलेगा ना, पाँच भी नहीं 6 मिलेगा, है ना, 6% मिलेगा। तो इस केस में 9% को लेकर हमने जो ऊपर एग्जांपल डिस्कस करा था वो 11 का था, है ना, लेकिन चलो यहाँ मान लेते हैं कि कोई कंट्री अभी तक 9% टैक्स ले रही थी, तो ठीक है 15% तक आते आते कितना 6 का फायदा मिल गया। ठीक है, प्लस 6% बहुत होता है कंट्री के लिए। तो यहाँ पर ना एक नए रूल्स आए हैं, इनको बस आप बस इसका नाम याद रखना, ग्लोब रूल्स। ग्लोब रूल्स क्या है? ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल्स। ठीक है, यहाँ पर फुल फॉर्म दे नहीं रखी आई थिंक कहीं, हाँ इसका फुल फॉर्म है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल्स, इसको बोला जाता है ग्लोब रूल्स, ग्लोब रूल्स। ठीक है, तो ये आए हैं और ये अब जो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन का पार्ट बनेंगे सभी कंट्रीज का जिन्होंने इस फ्रेमवर्क पे एग्री करा है, 139 कंट्रीज जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो ग्लोब रूल्स एक तरीके से एक ऐसा टैक्सेशन सिस्टम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जो ये इंश्योर करेगा कि बड़ी बड़ी जो एमएनसीज है वो मिनिमम लेवल ऑफ टैक्स इतना अपनी इनकम पे करें, और जिस भी कंट्रीज के अंदर वो ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ से भी वो उनकी जो जुरिस्डिक्शन है, मतलब कुल मिलाकर टैक्स देना पड़ेगा, बात खत्म। ठीक है,
ये रूल एक टॉप अप टैक्स जो है उसको क्रिएट करेगा, जो कि अप्लाई होगा प्रॉफिट्स के ऊपर अलग अलग कंट्री, अलग अलग कंपनीज की जहां से भी वो ऑपरेट कर रहे हैं वहां पर। और वेन एवर द इफेक्टिव टैक्स रेट इज बिलो मिनिमम 15% रेट। तो वही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मिनिमम टैक्स रेट से अगर कम है तो वो टॉपअप का मतलब चांस है। यार कहने का मतलब ये है, देखो अभी मैंने आपको बताया ना, 14% कोई कंट्री ले रही है, कोई कंट्री 13% ले रही है, कोई कंट्री अभी तक 12% ले रही है, कोई 11 ले रही है, और कोई 10 ले रही है। 5 एग्जाम्पल दे देता हूँ, चलो मैं आपको फटाफट। कितना कितना गैप आ रहा है इसमें, दूसरा पेन देते हैं। कितना कितना गैप आ रहा है इसमें, 14% में 15%, 15% मैक्सिमम है ना, इतना ही कर पाओगे आप। कितना गैप आ रहा है, तो ये वाली कंट्री जो अभी तक 14% ले रही थी 1% और बढ़ा सकती है। 13% जो अभी तक ले रही थी 2% और बढ़ा सकती है। 12% जो ले रही थी 3% और बढ़ा सकते हो। यहाँ पर 11% वाली 4% और बढ़ा सकते हो, और ये 10% वाली 4%, 5% और बढ़ा सकते हो गया। ठीक है, ये है टॉपअप। तो जो टॉपअप टैक्स है ना, ये है इसका मतलब। तो आप याद रखना कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना, ग्लोब रूल्स हाल ही में न्यूज में थे, किससे रिलेटेड एसोसिएटेड थे, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल एंटी वेस्ट इरोजन रूल्स। विजन को लिखने चाहिए थे, इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों नहीं लिखा फुल फॉर्म इसकी। ठीक है, उसके बाद इम्प्लीकेशंस और इंडिया, इंडिया के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस हैं। एक्सपर्ट देखो ये कह रहे हैं कि आएगा, देखो यार इम्प्लीकेशन तो पता पता चलेगी, अभी अंदाजा लगाने से क्या होता है, तो ये तो थोड़ा सा मेन्स ओरिएंटेड हो गया। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडिया जो है इससे बेनिफिट करेगा, क्योंकि इफेक्टिव टैक्स रेट जो है इंडिया के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इससे इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट होगी। लेकिन साइमल्टेनियसली इसके एक ड्रॉबैक भी हैं, कि इसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग डिजिटल सर्विस टैक्सेस हैं और जो यूनिलेटरल मेजर्स हैं 2023 तक ऐसा बोला गया है कि वो हटाने पड़ेंगे। स्पेशली इंडिया के अंदर एक टैक्स चलता है जो कि कॉर्पोरेट्स के ऊपर अभी तक लगता था, जो कि डिजिटल सर्विसेज देते थे, इक्वलाइजेशन लेवी। ठीक है, इसके ऊपर यूपीएससी ने दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा था 2018 के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इससे। ठीक है, ये जो इक्वलाइजेशन लेवी है ना, इसको 2016 के अंदर क्या कहते हैं लागू करा गया था। मुझे आप ये बताइए, ये जो हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं बार बार, इक्वलाइजेशन लेवाई, लेवी कह लीजिए, टैक्स ही होता है एक तरीके का, इसको आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए, इसको मुझे समझाइए। ठीक है, कॉपी पेस्ट मत करना, आराम से पहले खुद समझ के मुझे 1 या 2 लाइन के अंदर मुझे आप आराम से समझाइए कि है क्या, किसके ऊपर है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पक्का से बताना। उसके बाद जो बड़े बड़े इंडियन हेडक्वार्टर जो एमएनसीज हैं, तो उनको ये पिलर 1 रूल्स के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, और इंडिया को फिर अपने टैक्सिंग राइट जो है वो दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर करने पड़ेगी। सब ड्रॉबैक है, और जिसकी वजह से इंडिया ये बोला बोला यहाँ पर ये जा रहा है कि थोड़ा बहुत जो है वो रेवेन्यू अपना लूज कर सकता है फ्रॉम अदर नॉट सो डिस्टेंट कंपनीज। ठीक है, कि वो इंडिया में फिर आना वगैरह पसंद नहीं करेंगे। और ये थोड़ा सा ना मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये तीनों पॉइंट्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको नहीं मिल पाई होगी, आपको लेनी भी नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने पीटी के हिसाब से ये वाला मटेरियल बनाया, तो इसके लिए आपको पूरी कहानी जाननी पड़ेगी। इसको हटा दीजिए यार, ये आपके किसी काम का नहीं है। हाँ, ये बोला गया कि थोड़ा बहुत रेवेन्यू वगैरह के ऊपर फर्क पड़ सकता है, लेकिन ये मुझे जानना है आपसे कि ये इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कुछ रह तो नहीं गए थे इस आर्टिकल में? नहीं है, कुछ भी नहीं रह गया। ठीक है, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।